हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हमने स्टार्ट किया है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो जिस पैटर्न पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने एक आवृतबीजी बीजांड का साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाने के लिए मैंने आपको करवाया, वो आपने किया। अब और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, पैटर्न वो जैसा कि एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उन क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी और आपको उनको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों प्रश्न संख्या 5 है, आप मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं, है ना। चैप्टर में आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में लिखना है। तो जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, कोशिश करेंगे जब लिखेंगे तो अपना मैटर का जो आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो ठीक इसी तरह से देंगे जहां पे, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, आपको बाइलिंगुअल बताया गया है, दोनों भाषाओं में समझाया गया है। उसका रीजन ये है कि जैसे अभी आप क्लास 12th में हैं, अभी आपके पास हिंदी मीडियम है अवेलेबल, लेकिन जैसे ही आप क्लास 12th पास कर लेंगे फिर आपके पास हिंदी मीडियम में किताबों का मिलना मुश्किल होगा, टीचर्स के लेक्चर्स आपको मुश्किल होंगे, नहीं मिलेंगे हिंदी मीडियम में, आपको बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी और जो कंटेंट है वो ना मिलने पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब आप साइंस के बच्चे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में हैं, तो आपको दोनों भाषाओं में समझना आना चाहिए। एटलीस्ट जो टर्म्स हैं ज्यादातर यूज होते हैं, वो आप इंग्लिश में जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड्स को आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाई पड़ रहा है आपको स्क्रीन में, इसी तरह से कोशिश करेंगे लिखने की, तो आपको याद भी रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो हिंदी के वर्ड्स हैं ये काफी टिपिकल हैं, जो आपके दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज नहीं होते हैं, तो आपको कुछ समय तक तो याद रहते हैं, उसके बाद आपको वो ध्यान से उतर जाते हैं। तो इसलिए जिस तरह से स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है उसी तरह से आप आंसर लिखेंगे। प्रश्न है आपका, आप मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे, मादा युग्मोद्भिद का एक बीजाणुज विकास और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात हो रही है जहां पे एक ही बीजाणु का विकास हो रहा है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट लिखेंगे। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का विकास या डेवलपमेंट एक मेगास्पोर या एक गुरु बीजाणु से होता है। एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होने के कारण, इसे एक बीजाणुक या मोनोस्पोरिक कहा जाता है। इसे सबसे पहले पॉलीगोनम पौधे में देखा गया था। चूंकि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो ये प्रश्न आपका 1 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो ये प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो 2 नंबर को जज करने के लिए कम से कम न्याय संगत यही होगा कि आप कम से कम 4, 5, 6 लाइन लिखें, प्रॉपर तरीके से प्रश्न के उत्तर को समझाएं, है ना। तो लिखेंगे एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होने के कारण इसे मोनोस्पोरिक कहा जाता है और इसे सबसे पहले पॉलीगोनम पौधे में देखा गया था।
अतः इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश भी कहा जाता है। यानी कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलीगोनम में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश भी कहा जाता है। ठीक है, बीजांड के बीजांड काय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बीजांड के न्यूसेलस में बीजांड काय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये किसकी बात हो रही है? ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस की बात हो रही है। मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु या मेगास्पोर्स बनाती है। इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, यानी कि 3 मेगास्पोर्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो बेसल 1 मेगास्पोर है आधारीय क्रियाशील गुरु बीजाणु वृद्धि एवं विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सैक बनाता है, भ्रूणकोश बनाता है, और इसी को मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और ये 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय संरचना है, यानी कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। अभी आपने डायग्राम में देखा भी कि ये किस तरह से 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। इसको बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ये दोनों आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसमें आपको मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से वो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनके कंप्लीट होता है। इसको आप फीमेल गैमेटोफाइट में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस तरीके का मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पॉलीगोनम में ही देखा गया था, इसलिए पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश भी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर आप सभी नोट करेंगे अपनी कॉपी में और समझते हुए नोट करेंगे। आपको मतलब जैसे एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, आई होप कि आप कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम याद आया होगा, रिकॉल करेंगे और इसको नोट करेंगे। अब नोट करते समय, नोट इसलिए करवाया जाता है आपको कि नोट करते समय आपकी आंखें देख रही हैं स्क्रीन को, आपका दिमाग उसको रीड कर रहा है, तो जब रिकॉल करते हैं आप साथ साथ देखते हैं और लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो लिखते हुए क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर एज इट इज लर्न हो जाता है, तो इससे आपकी लर्निंग प्रोसेस भी बढ़ जाती है और इस तरह से पढ़ते हैं तो बच्चों काफी लंबे समय तक याद भी रहता है। आई होप कि आपने ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट कर ली होगी। अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के, देखो किसी भी क्वेश्चन को जब पूछा जा रहा है तो प्रश्न पूछते समय खास तौर पे स्पष्ट और साफ सुथरा जरूर लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व यानी कि मैच्योर्ड मादा युग्मोद्भिद, मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट की 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकों वाले प्रकृति की व्याख्या करना है। 8 केंद्रीय 7 कोशिकीय संरचना है फीमेल गैमेटोफाइट, उसका आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो डायग्राम आपका आवृतबीजी मादा युग्मोद्भिद का डायग्राम आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था,
वो आपने नोट कर लिया, वो आपने चित्र जरूर सुंदर सा बनाया होगा, उसमें लेवलिंग कर ली होगी, है ना। अब उसको एकदम समझ लेंगे। आपको मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुकी हूँ, आज उसको नोट करते चलेंगे। उत्तर में लिखेंगे आवृतबीजी मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोश की संरचना। ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, कि फीमेल गैमेटोफाइट को ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट, ब्रैकेट में लिख देंगे एम्ब्रियो सैक। को नोट करते हुए चलेंगे सभी बच्चों साथ साथ, और मैं आपको जब कंप्लीट हो जाएगा तो दो मिनट का टाइम भी दे दूंगी, ताकि आप जहां जिसका पीछे रह गया है जो वो भी नोट कर सके। उत्तर में लिखेंगे अधिकांश आवृतबीजी पादपों का मादा युग्मोद्भिद या ब्रैकेट में भ्रूण कोश 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है, यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। अधिकांश आवृतबीजी पादपों का मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक जो एक्टिव मेगास्पोर होता है, उसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर, यानी कि अपोजिट साइड में ये शिफ्ट हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर स्थित केंद्रक, रिकॉल करेंगे जो आपने पढ़ा था, तो आपको बार बार ये समझाया गया था ना, वो आप रिकॉल करेंगे। ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर स्थित केंद्रक पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रकीय संरचना बना लेते हैं। 8 केंद्र यानी कि केंद्रकों की संख्या होगी 8 केंद्रकीय संरचना बना लेते हैं। यह विभाजन वास्तव में मुक्त केंद्रकीय होता है ना, क्योंकि विभाजन के तुरंत पश्चात कोशिका भित्ति नहीं बनती है। ठीक है। अब 8 न्यूक्लिएट जो स्ट्रक्चर है 8 केंद्रकीय संरचना में बीजांड द्वार की ओर या माइक्रोपाइल की ओर एक अंड कोशिका या एग सेल और 2 सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं मिल करके क्या करती हैं, एग ऑपरेटस या अंड उपकरण का निर्माण करती हैं, है ना। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में निभाग यानी कि चेलेजा की ओर 3 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिनको आप एंटीपोडल्स कहते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं ये कहलाती हैं। आप पहले इसको नोट कर लें, फिर हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। एंटीपोडल्स कहलाती हैं। अब इसमें वृहद भ्रूण कोश में शेष बचे 2 केंद्रक जो हैं, देखिए 6 केंद्रकों की बात हो गई। 3 कोशिकाएं नीचे जिसमें 3 केंद्रक और 3 कोशिकाएं ऊपर जिसमें 3 केंद्रक, तो 3 और 3 6 केंद्रक कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा 2 और केंद्रक, वो कहाँ पे होते हैं, वृहद भ्रूण कोश में शेष बचे 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक या पोलार न्यूक्लियाई कहलाते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक परस्पर मिलकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रकार परिपक्व भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है ना। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और समझते हुए नोट करेंगे बच्चों। समझते हुए नोट करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक ये प्रश्न का उत्तर याद रहेगा। या आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है इस तरीके का प्रश्न। इसको नोट करेंगे, फिर हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। पहले इसको नोट करेंगे आप सभी बच्चे।
आवृतबीजी मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना, ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, और लिखेंगे अधिकांश आवृतबीजी पादपों का मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। जिसको हिंदी में इजी लग रहा हो वो हिंदी में याद करे, और जिसको इंग्लिश में इजी लग रहा हो वो इंग्लिश में याद करे। लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश से थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएं, क्योंकि फ्यूचर में आपको जो बुक्स हैं और आपके जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे कॉलेज में वो इंग्लिश में ही मिलेंगे, है ना। तो एटलीस्ट जो टर्म्स हैं वो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। जैसे 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय तो आप याद कर सकते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, है ना। क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है, यानी जो एक्टिव मेगास्पोर है उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है, और उसके बाद वो दोनों संतति केंद्रक जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब विपरीत ध्रुवों पर स्थित केंद्रक पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रकीय संरचना बना देते हैं, यानी कि 2 केंद्रक से 2 बार उन्होंने समसूत्री विभाजन किया, है ना। तो 2 से 4 बन गए और 4 में फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो वो 8 बन गए, ठीक है। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने और 4 से 8 बने। अभी तक ये माइटोसिस डिवीजन ही हो रहा है ना, समसूत्री विभाजन ही हो रहा है। अब ये विभाजन वास्तव में मुक्त केंद्रकीय होता है, और विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती है। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है इसमें माइक्रोपाइल की ओर, बीजांड द्वार की ओर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स बचते हैं, जिन्हें आप ये तीनों मिल करके एग ऑपरेटस का निर्माण करते हैं। सिनर्जिड्स जो होती हैं ये पॉलन ट्यूब को हेल्प करती हैं एग सेल तक पहुंचने में, ठीक है। चेलेजा की तरफ निभाग की ओर 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं, और उसके बाद 2 केंद्रक जो बचते हैं बीच में वो ध्रुवीय केंद्रक या पोलार न्यूक्लियाई कहलाते हैं, और दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, और इस तरीके से जो भ्रूण कोश होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसका डायग्राम देखेंगे आप लोग, इसका डायग्राम बनाएंगे सभी बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि गुरु बीजाणु ये मात्र कोशिका आपकी है, ठीक है। क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। यहाँ पे देखो, एक तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, 3 और मात्र कोशिकाएं, बना क्या था, टेट्राड बना था, ठीक है। तो 3 और जो मेगास्पोर्स हैं, 3 और जो गुरु बीजाणु हैं वो क्या है, वो इनएक्टिव होने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो वो क्या है, वो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ, इसमें माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप डायग्राम को बनाएंगे, लेकिन बनाते समय समझ के बनाएंगे, क्योंकि चित्र कभी भी याद नहीं किए जाते। जैसे आपको कोई भी चीज केवल रटने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको ना याद हो, लेकिन जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने अगर कभी सेब देखा है तो आपको उसका चित्र रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से वो डायग्राम बना सकते हैं। उसी तरह से इसको भी यदि समझ लेंगे तो डायग्राम आप एग्जाम में इजीली बना ले जाएंगे। अगर प्रोसेस को समझते हैं तो डायग्राम आप इजीली बना पाएंगे। और यदि आपने रट लिया और रटने में कहीं आपने न्यूक्लियस की संख्या चेंज कर दी, मान लो 2 के बजाय 3 बना दिया, या पहले ही आपने बीच वाले डायग्राम में ही 4 न्यूक्लियस बना दिया, तो 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे। टेट्राड में 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, क्लियर है। 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं,
एक मेगास्पोर मदर सेल में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस बनते हैं। अभी कहीं भी सेल वॉल इसमें कोई भी नहीं बनेगी, ये मुक्त केंद्रकीय होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 केंद्रक बने, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर 1 से 2 केंद्रक बने समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब इसमें फिर से एक और माइटोसिस होगा, एक और समसूत्री विभाजन हुआ, यानी 1 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ, उसके बाद 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, एक बार माइटोसिस डिवीजन हुआ तो 1 से 2 केंद्रक बने, उसके बाद सेकेंड माइटोसिस डिवीजन, दूसरा जो समसूत्री विभाजन हुआ उससे 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए, है ना। मेगास्पोर मदर सेल से डीजेनरेटिंग मेगास्पोर दिखाते हुए 4 केंद्रक बन जाएंगे। इन 4 केंद्रकों से फिर कितने 8 केंद्रक बन जाएंगे। और चूंकि ये क्या है, ये एक दूसरे ध्रुवों पर है, 2 न्यूक्लियस एक ध्रुव पे, 2 न्यूक्लियस एक ध्रुव पे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका फिर से माइटोसिस डिवीजन हुआ, यहाँ से इससे फिर में इसमें, तो 1 और 2 और ये तीसरा समसूत्री विभाजन हुआ। तीसरे समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ, आपको 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं और 4 न्यूक्लियस आपको नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि अभी आपका 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से ये अरेंज होते हैं। नीचे की तरफ 3 न्यूक्लियस जो हैं वो 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल बनाते हैं, 2 सहायक कोशिकाएं और 1 एग सेल बनाते हैं, और फिर एंटीपोडल सेल्स भी होती हैं, है ना। बीच में जो दोनों केंद्रक हैं वो आपस में सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये 2 तो सिनर्जिड्स हैं, यानी कि सहायक कोशिकाएं हैं, और 1 एग सेल है, यानी कि आपकी अंड कोशिका है। बीच में दोनों न्यूक्लियस जो है वो एक ही कोशिका के अंदर रह जाते हैं और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका कहलाता है, द्वितीय केंद्रक आपका कहलाता है। ये डायग्राम आप बहुत सावधानी से बनाएंगे, समझते हुए बनाएंगे। और फिर एंटीपोडल सेल्स वो चेलिजल एंड पे होता है, यानी कि यदि इसी में आप उसका डायग्राम बनाएं, अगर इसमें बीजांड का डायग्राम बनाएं तो आपका हाइलम और फिनिकल नीचे की साइड आएगा और इसका इस तरीके से डायग्राम बनेगा। चित्र क्या है, भ्रूण कोश के 1, 2, 4 एवं 8 केंद्रकीय चरण तथा परिपक्व भ्रूण कोश, ये आपको लिखना है नीचे। और इसी तरीके से डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है। यहाँ पे आप चाहें तो प्रथम समसूत्री विभाजन, द्वितीय समसूत्री विभाजन और तृतीय समसूत्री विभाजन भी लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो एक लाइन में ही पूरा डायग्राम बना सकते हैं। आई होप कि आपने डायग्राम बना लिया होगा बच्चों, और आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है और क्या अनुन्मीली पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा, तो जिसमें आप आंसर में लिखेंगे कुछ पादपों में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक नंबर का होता है उन्मील परागणी पुष्प, जिसे आप चेस्मोगैमस फ्लावर्स भी कहते हैं,
ये सामान्य पुष्पों के समान होते हैं। इनके परागकोश यानी कि एंथर एवं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं या अनावृत होते हैं और इनमें सामान्य पुष्पों की तरह परागण होता है। तो नोट करेंगे अपनी कॉपी में, कुछ पादपों में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक तो होते हैं उन्मील परागणी पुष्प चेस्मोगैमस फ्लावर्स, और दूसरा है, पहले हम उन्मील परागणी पुष्पों के बारे में लिखेंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर्स के बारे में, कि ये सामान्य पुष्पों के समान होते हैं और इनके पराग कोश यानी कि एंथर एवं स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, अनावृत होते हैं। इनमें सामान्य गुण पुष्पों की तरह परागण होता है। डायग्राम बनाएंगे आप। चेस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस, एक ही पौधे पर दो प्रकार के पुष्प पाए जा रहे हैं। एक है आपका चेस्मोगैमस उन्मील परागणी पुष्प और दूसरा आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, यानी कि अनुन्मीली परागणी पुष्प। तो इसका आप डायग्राम बना देंगे। उन्मील परागणी पुष्प तथा अनुन्मील परागणी पुष्प युक्त पादप कोमेलिना, है ना, ये जो है इसमें दोनों तरीके के पुष्प पाए जाते हैं। तो डायग्राम आप बना देंगे, कलर्ड डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे तरीके का पुष्प पाया जाता है अनुन्मील परागणी पुष्प यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? ये पुष्प सदैव बंद रहते हैं। इन पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जब ये पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं तो इसमें पर परागण की संभावना नगण्य होती है, पर परागण पॉसिबल ही नहीं है। तो इनमें सदैव स्वपरागण होता है, क्योंकि वर्तिकाग्र को अन्य पुष्पों से परागकण ग्रहण करने का परागकण ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अनुन्मील्य पुष्पों में बीज निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में जो सीड का फॉर्मेशन है वो सुनिश्चित होती है, क्योंकि उनको स्वपरागण ही होता है, तो उनको किसी दूसरे पराग का वेट करने की जरूरत नहीं होती है। और उदाहरण के लिए हम लिखेंगे वायोला, ऑक्सैलिस, कनकौआ और कोमेलिना। तो कोमेलिना का आपने डायग्राम भी बना करके दिखाया है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं जिस टाइम पे बोलती हूँ बच्चों, उस टाइम आप समझेंगे, और जब मैं चुप हो जाती हूँ, जब मैं आपको लिखने के लिए टाइम देती हूँ, उसी टाइम पे लिखेंगे। क्योंकि यदि बोलते बोलते आप लिखेंगे तो शायद आपको समझने में मुश्किल होगी, है ना। तो पहले समझ लेंगे, देखते रहेंगे बोलते समय, और जब मैं चुप होंगी, आपको लिखने का टाइम दूंगी, उस टाइम पे आप लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे, और ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें कोई प्रकार का चित्र नहीं बनाना है। प्रश्न है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई दो कार्यनीति का विवरण दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, पुष्पीय पादपों में अनेक ऐसी युक्तियां पाई जाती हैं जो स्वपरागण को रोकने में सहायक होती हैं और परपरागण को प्रेरित करती हैं। स्वपरागण को रोकने के लिए पुष्पीय पादपों में निम्नलिखित युक्तियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 1 है एक लिंगता यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी, और इसको डिक्लिनी के नाम से भी जानते हैं। एक लिंगी पुष्पों में
नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। जब नर और मादा पुष्प पृथक पृथक पौधों पर लगते हैं तो पौधे क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्रयी या डायोइशियस कहलाते हैं, जैसे पपीता, भांग। और इनमें स्वपरागण नहीं होता। जब एक पौधे पर जैसे एक नर पौधा अलग होगा, मादा पौधा अलग होगा, तो स्वपरागण की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वपरागण के लिए एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों जननांगों का होना जरूरी है। तो पपीता जो है वो आपका डायोइशियस प्लांट की कैटेगरी में आता है और यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो डायोइशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, यानी कि लिंगों के आधार पे अलग अलग पौधों पर एक नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है, तो इसमें स्वपरागण नहीं होता। दूसरा है आपका सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पैटिबिलिटी, स्वबंध्यता। इसको नोट करेंगे, स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसमें एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्पों पर पहुंचते हैं तो परागकणों का अंकुरण अथवा पराग नलिका की वृद्धि नहीं होती है। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होता, जिससे पराग नलिका की वृद्धि नहीं होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं या इसे स्वबंध्यता कहते हैं। जैसे पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर एग्जाम्पल को भी नोट करेंगे। जैसे आलू में, तंबाकू में और झूमक लता में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है, तो इसको आप नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर में समझ लेंगे अच्छी तरह से। प्रश्न संख्या 8 का प्रश्न और उत्तर दोनों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, स्व अयोग्यता क्या है और स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए। कहीं कोई प्रॉब्लम होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और स्व अयोग्यता या इनकॉम्पैटिबिलिटी वाला जो प्रश्न है, इसको हम अगले सेशन में कर लेंगे। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।